इजराइल और तुर्की के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद छिड़ गया है जो खुली जंग में बदलने की धमकी दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अंकारा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है और उसे जबरन कब्जे में ले सकता है। एर्दोआन ने साफ तौर पर कहा कि तुर्की ने पहले कराबाख और फिर लीबिया में सेना भेजी थी और अब भी ठीक वैसे ही तुर्की की सेना इजराइल में घुस सकती है ताकि उसे लेबनान व गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। जवाब में इजराइल में लोगों ने अंकारा से सभी संबंध तुरंत तोड़ने की अपील की क्योंकि ये धमकियां सीमाएं पार कर रही हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम आपके साथ समझेंगे कि एर्दोआन की ये धमकियां क्या हैं, ये किस आधार पर दी गई हैं और इजराइल में इन पर कैसी प्रतिक्रिया दी जा रही है। और आप ये भी जानेंगे कि तुर्की में अदालत ने एक इजरायली अधिकारी को 4600 साल के लिए जेल में डालने का फैसला कैसे किया। हाँ, सही सुना। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है, आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन अब इजराइल को सीधी युद्ध धमकी दे रहे हैं और इस्तांबुल में एशियाई राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन में बोले कि वे अपने सैनिक इजराइल भेजने को तैयार हैं। एक दिन पहले एर्दोआन ने इजराइल पर फिलिस्तीन और लेबनान के खिलाफ बर्बरता करने का आरोप लगाया और यहूदी राष्ट्र के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी जैसी उसने पहले कराबाख और लीबिया में की थी। आगे एर्दोआन का उद्धरण है। खूनी जाल, नरसंहार बिना किसी नियम या सिद्धांत के मासूम बच्चों, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों की हत्या करना जारी रखता है और सभी मानवीय मूल्यों की अनदेखी करता है। संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल ने नागरिक बस्तियों पर हमलों के कारण 1.2 मिलियन लेबनानी लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यहां मैं रुकता हूं। बात यह है कि लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम का कोई समझौता नहीं हुआ था। इसे तुरंत दर्ज करना जरूरी है। तैयब एर्दोआन शायद अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन लेबनान उस लागू समझौते में शामिल नहीं था। फिर से, जब आप कहते हैं कि कुछ टिप्पणीकार लिखते हैं कि इजराइल को अमेरिका ईरान समझौते के तहत लेबनान पर गोलीबारी रोकनी थी, तो ऐसा कोई दायित्व नहीं था। इजराइल ने किससे वादा किया था? इजराइल ने किससे अपने किसी दायित्व के बारे में बात की थी? इजराइल किससे बातचीत कर रहा था? किससे? मैं बताना चाहूंगा कि केवल दूसरे मामले में ही अमेरिका में पहली बार इजराइल लेबनान युद्ध विराम पर सीधी बातचीत शुरू हुई थी। बस इसके बाद ही समझ में आएगा कि समझौता हुआ है या नहीं। रजब तैयब एर्दोआन ने भी इजराइल की कार्रवाइयों को बर्बर बताया और हाल ही में कनेसेट द्वारा पारित उस विवादास्पद कानून का उल्लेख किया जिसमें आतंकवादियों के लिए मृत्युदंड की मंजूरी दी गई है, जो उनके अनुसार केवल फिलिस्तीनी कैदियों पर लागू है। न्याय की बात करें तो इस कानून की आलोचना सिर्फ एर्दोआन नहीं कर रहे, इस पर सच में सवाल उठते हैं। रविवार को एर्दोआन ने संकेत दिया कि अंकारा इजराइल पर सैन्य हमला कर सकता है ताकि उसे युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। आगे एर्दोआन का बयान है। हमें मजबूत बनना होगा ताकि इजराइल को फिलिस्तीन के साथ ऐसा करने से रोक सके, जैसे कराबाख और लीबिया में किया वैसे ही करेंगे। हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें बस इतना मजबूत होना है कि हम ऐसे कदम उठा सके। लेकिन यह स्पष्ट है कि एर्दोआन की तीखी बयानबाजी उनकी लगातार चल रही उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें वे तुर्की को फिलिस्तीनियों के अधिकारों के मजबूत रक्षक के रूप में पेश करना चाहते हैं। और ऐसे धमकियों के बाद दोनों पक्षों ने तीखी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए इजराइल के सांस्कृतिक विरासत मंत्री अमीखाई एलियाहू ने एर्दोआन पर पाखंड का आरोप लगाया और तुर्की की साइप्रस में कार्रवाइयों व अल्पसंख्यकों खासकर कुर्दों के प्रति रवैये का जिक्र किया। आगे एलियाहू का उद्धरण है। तुर्की, जिसने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा किया और पूर्वी कुर्द क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, हमें नैतिकता पर भाषण देने की हिम्मत करता है। तुर्की, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था अर्मेनियाई नरसंहार पर बनाई, हम पर नरसंहार का आरोप लगाने की हिम्मत करता है। तुर्की जबरन इस्लामवादियों को बढ़ावा देता है, फिर भी मानवाधिकारों पर बोलता है। एर्दोगान अपने इस तमाशे से किसी को भी प्रभावित नहीं करता। एर्दोगान तानाशाह है जिसमें साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं हैं और खुद को उस्मानी सुल्तान मानता है।
एलियाहू ने कहा कि अब इजराइल और तुर्की को राजनयिक संबंध पूरी तरह तोड़ लेने चाहिए। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि ऐसा नया तनाव क्या था जिससे एर्दोगान ने धमकियां दी। असल में ये सब उस वक्त हो रहा था जब तुर्की की अदालत ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और 35 अन्य इजरायली अधिकारियों पर आरोप लगाए, जिनमें इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इजरायली नौसेना ने अक्टूबर 2025 में गाजा में सुमुद फ्लोतिला को रोकने में भूमिका निभाई थी। इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक ने आरोपियों पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नागरिकों के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया। यहां मैं याद दिला दूं कि यही वही फ्लोतिला है जिसमें कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थीं और उस समय इजरायली सेना ने उनके जहाज को रोक लिया था और प्रतिभागियों को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया था। तुर्की ने नेतन्याहू और अन्य संबंधित लोगों पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किया। एर्दोआन कहते हैं कि तुर्की अदालत का फैसला सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है, जबकि नेतन्याहू और कात्स उदाहरण के लिए ने कहा कि ये बकवास है और एर्दोआन उद्धरण कागजी शेर और पाखंडी हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि तुर्की के अभियोजन पक्ष ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अन्य उच्च अधिकारियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की है और 35 आरोपियों के लिए 1100 से 4600 साल तक की जेल की सजा की मांग की गई है। ऐसे हैं उनके सजा के प्रावधान। अदालत ने ऐसे फैसले इसलिए सुनाए क्योंकि अक्टूबर 1925 में तथाकथित वैश्विक स्टोइक फ्लोतिला की घटना के दौरान इजरायली अधिकारियों ने तुर्की के नागरिकों सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। तब तुर्की विदेश मंत्रालय ने इजरायली नौसेना की कार्रवाई को समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन कहा था। लेकिन इसके बाद सब कुछ खुलेआम गाली गलौज में बदल गया, जो किसी भी पक्ष के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुर्की अदालत द्वारा ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को रोकने के लिए इजरायली अधिकारियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद नेतन्याहू, कात्स और बेन-गवीर ने तुरंत एर्दोआन की आलोचना की। उदाहरण के लिए नेतन्याहू ने एर्दोआन पर अपने कुर्द नागरिकों की सामूहिक हत्या का आरोप लगाया। बेन-गवीर ने लिखा, एर्दोआन तुम्हें अंग्रेजी आती है? सुनो, जाओ भाड़ में। इन संदेशों के जवाब में तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह उद्धरण के अनुसार हमारे समय का हिटलर है। कुल मिलाकर अब ये झगड़ा शुरू हो गया है, आपसी अपमान शुरू हो गए हैं, जो इस संघर्ष के किसी भी पक्ष को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन ये स्पष्ट है कि एर्दोआन जैसे ये देख रहे हैं कि कहां दबाव डाला जा सकता है, कितनी तीखी बात कही जा सकती है, और देख रहे हैं कि इजराइल में कैसी प्रतिक्रिया होगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चैनल एलेक्सेई पीची को सपोर्ट करें लिखा है, वहां से सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। यही था, ध्यान रखें। अलविदा।